देश बोलेगा में आज हम बात करेंगे पुलिस के अलग अलग चेहरों को लेकर। हम एक चेहरा वो भी देखते हैं जब जबरदस्त तरीके से पुलिस लाठियां भांजती है और उसके समय उनके चेहरे को अगर आप देखिएगा और चेहरे को पढ़ने की कोशिश करिएगा तो ऐसा लगता है कि इन पुलिस वालों के अंदर जानवर घुस गया है जिस समय वो लाठियां चलाते हैं। और जिस समय हम उनको किसी महफिल में देखते हैं, रंग और रास के माहौल में देखते हैं, तो ऐसा लगता कि इनसे ज्यादा रोमांटिक कोई हो ही नहीं सकता कि वो तन मन से जब वो जिस तरीके से नृत्य करते हैं, उनके हाव भाव भाव भंगिमा देखकर ऐसा लगता है क्या ये वही पुलिस वाले ही हैं जो कि जबरदस्त तरीके से लाठी चलाते हैं। तो ये दो चेहरे जब दिखते हैं तो समझना मुश्किल हो पाता है कि आखिरकार पुलिस का असली चेहरा कैसा है। और बड़ा सवाल यह है, चर्चा इसलिए भी क्योंकि वाराणसी में पहले तो जिस तरह से पुलिस ने साधु संतों पर लाठीचार्ज किया और उसके बाद में जो दूसरा चेहरा हमने आपको दिखाया किस तरीके से वो रास रंग की महफिल में ठुमका डांस लगा रहे हैं, तो जरा सोचिए कि पुलिस का चेहरा आखिर है कौन सा। वाराणसी में संतों पर लाठीचार्ज के बाद पुलिस का दूसरा चेहरा भी सामने देखने को मिला और यह चेहरा है रंग रास की जो महफिल है उसमें किस तरीके से पूरी तन्मयता के साथ रोमांस करते हुए या फिर यूं कह सकते हैं कि अश्लील गानों पर अपने अय्याशी के ठुमके लगाते हुए, और खास तौर से हम ये कह सकते हैं धार्मिक परंपरा में जिस तरीके से सेंध लगाकर उसे कुछ जवान अपनी मौज मस्ती के लिए सरेआम सारी सीमाएं लांघ गए। और ये पुलिसिया अय्याशी का खेल देर रात तक चलता रहा जिसमें पुलिस के अलावा बार बालाएं थी, कान फाड़ू डीजे था और चारों ओर लोगों का जमघट। ये नजारा है वाराणसी के लाट भैरव इलाके का, जहां पर धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हुए बाबा लाट भैरव के जनवासे का कार्यक्रम चल रहा था। यूपी पुलिस अपने आप में कई चौंकाने वाले कारनामे करती है। ऐसा ही एक और कारनामा देखने को मिला आस्था की नगरी वाराणसी में। एक तरफ जहां मूर्ति विसर्जन को लेकर संतों पर आधी रात को लाठीचार्ज करती है, तो दूसरी तरफ शराब के नशे में चूर बार बलाओं के साथ ठुमके लगाते हैं। संतों पर लाठीचार्ज के बाद पुलिस का दूसरा चेहरा भी सामने आया। ये चेहरा है अय्याशी का। किसी तरह एक पुरानी धार्मिक परंपरा में सेंध लगाकर वाराणसी पुलिस के कुछ जवान अपनी मौज मस्ती के लिए सरेआम सारी सीमाएं लांघ गए और ये पुलिसिया अय्याशी का खेल देर रात तक चलता रहा। जिसमें पुलिस के अलावा बार बलाएं थी, कान फाड़ू डीजे था और चारों ओर लोगों का जमघट। ये नजारा है वाराणसी के लाट भैरव इलाके का, जहां धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हुए बाबा लाट भैरव के जनवासे का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें ड्यूटी पर तैनात आसपास के थानों के सिपाही ड्यूटी भूलकर ठुमके लगाने लगे। ठुमके के बाद जब जोश और चढ़ा, महफिल और सजी, तो जेब ढीली होनी शुरू हो गई। फिर क्या, 10-20 नहीं बल्कि 500-1000 के नोट हवा में थे।
वही कार्यक्रम के दौरान पुलिस बारबलाओं के डांस पर मजा लूटते रहे। यूपी पुलिस के कारनामे से आप तो परिचित ही हैं, लेकिन पुलिस का यह चेहरा कितना जायज है? आखिर ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? के न्यूज के लिए वाराणसी से प्रहलाद गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये पूरी खबर आपने देखी, तस्वीरें आपने देखी और बहुत बखूबी आपने अच्छी तरीके से भी देखा होगा कि पुलिस वाले किस तरीके से डांस कर रहे हैं, ठुमका डांस लगा रहे हैं, किस तरीके से बारबालाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। आपके ज़हन बहुत सारे सवाल, बहुत सारे विचार, ख्याल इसमें जो भी आ रहे हों, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर इसमें टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और इस पर आप फ़ोन करें। लेकिन गुजारिश इस बात की आपसे वो ये कि आप जब हमें कॉल करें तो आप अपने मोबाइल, आप अपने टेलीविजन की आवाज़ को कम कर दें या फिर बंद कर दें और उसके बाद में आप हमसे संपर्क करें। हमें आपकी कॉल्स की लगातार प्रतीक्षा रहेगी और हम चाहते हैं कि आपकी कॉल्स आए, क्योंकि आपकी कॉल से, आपके राय से इस प्रोग्राम को एक वजन मिलता है, इस प्रोग्राम का अपना एक मार्गदर्शन मिलता है और निश्चित तौर पर आपकी राय से भी हम वाकिफ होते हैं और साथ ही वो लोग भी वाकिफ होते हैं जो कि शासन सत्ता में बैठे होते हैं और वो भी ये समझते हैं कि दर्शक या देश की जनता, प्रदेश की जनता क्या समझती है और क्या सोचती है। फिलहाल पुलिस वालों को लेकर, उनके चेहरों को लेकर जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो आप हमसे कह सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। प्रदीप जी, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बातें जो मेरे जहन में उस वक्त आ रही थी जब ये मैं पूरी की पूरी रिपोर्ट देख रहा था, और वो इसलिए भी कि पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा कि इन पुलिस वालों का बैकग्राउंड क्या है, जिसको हम अश्लीलता की संज्ञा देते हैं। इनके गांव में, घर में अगर इसी तरह का नृत्य होता है और इसी तरह के नृत्य के बीच में ये अपना मनोरंजन करते हैं, तो क्या हम इसको अश्लील कहेंगे? क्योंकि यहां पर कोई 50 लाख रुपए देके तो किसी को नृत्य करने के लिए बुलाते नहीं होंगे, पहली बात। और जो 5,000 या 15,000 रुपए लेकर आते भी होंगे तो उनका नृत्य इसी तरीके से होगा, पहली बात। दूसरी चीज हमारे संदर्भ में यह भी आ रही है कि पुलिस वाला एक ऐसा महकमा है कि ये 24 घंटे में ड्यूटी पर ही नजर आते हैं। इनकी मानसिक स्थिति, इनका फ्रस्ट्रेशन, इनका परिवार के साथ विछोह, ये तमाम ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब इन्हें कोई मौका ऐसा मिलता है कि जब ये अपने दुख को, ये अपने गम को, ये अपनी तकलीफों को भूलना चाहते हैं, उस वक्त ये शहंशाह हो जाते हैं। जब कप्तान नहीं है तो ये अपने आप को, एक कांस्टेबल भी अपने आप को जिले का दरोगा, जिले का बादशाह समझता है और ये उस लिहाज से ये ऐसे काम करते हैं। इन तमाम स्थितियों, परिस्थितियों को देखते हुए आप अब बताएं कि आखिरकार ये स्थिति कैसी है? क्या वाकई ये बहुत आपत्तिजनक स्थिति है या इसको बस यूं ही एक पुलिस का एक मनोरंजन का साधन सोचकर हम इसको छोड़ दें और इसके ऊपर ज्यादा आलोचना ठीक भी नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए मनीष जी, आपकी एक बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं और दूसरी बात से शायद मैं उससे पर इत्तेफाक ना रख पाऊं। पहली बात जो आपने कही कि इसको अश्लीलता माना जाए ना माना जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे देकर के इनको नहीं बुलाया जाता है। अश्लीलता अश्लीलता होती है, चाहे 50 रुपए वाली कोई भी वो आए और वो अश्लीलता करें, चाहे 5 लाख रुपए लेकर के कोई आए और अश्लीलता करे, तो अश्लीलता अश्लीलता है। उसको किसी भी पैमाने से ये नापा नहीं जा सकता कि वो अश्लील है या नहीं है। दूसरी बात, आपने जो कहा ये बिल्कुल ठीक फरमाया कि पुलिस वाले लगातार ड्यूटी करते रहते हैं, उनको अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता है, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, उनके काम के आवर तय नहीं है, उनको सोना, वो सो भी नहीं ढंग से पाते हैं और बहुत बार ये देखा गया है कि वो मेंटली बहुत डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, यानी कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो संतुलित नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में उनके साथ सिंपैथी तो रखी जा सकती है, लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उनका जो ओहदा है, क्योंकि आजकल अभी एक आईपीएस अफसर ने भी कहा, लखनऊ में डीआईजी तैनात थे चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा कि यूपी की पुलिस जो है वो भगवान का रूप है। वो भगवान के बाद अगर कोई बचाने आता है, कोई लोग आम जन उसको याद करते हैं तो पुलिस को याद करते हैं,
इस बात में कोई शक नहीं है कि हर आदमी की उम्मीदें पुलिस से लगी हुई हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है और उनका जो समाज के प्रति जो रवैया है वो काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति जिम्मेदारी काफी है। लोग उनकी तरफ नजर उठा करके देखते हैं, उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। क्लियर कट ये चीज जानना चाहेंगे प्रदीप जी, इस बात से हम आपसे बिल्कुल क्लियर कट जानना चाहेंगे, आपत्ति किस बात पर करें? आपत्ति उनके हम लाठीचार्ज पर करें या आपत्ति हम उनके नृत्य पर करें? इस बात को लेकर हम आपके पास में आएंगे जरूर। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, हम उनको ले लेते हैं क्योंकि दर्शकों की राय इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अनीश हमारे साथ मौजूद है कानपुर से। अनीश जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? अनीश जी आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो जी अनीश जी आप अपनी बात रखें, हमें आपकी आवाज मिल रही है, आप कहें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर जो डांस चल रहा है, यहाँ पर जो पुलिस वाले जो साथ में डांस कर रहे हैं जी, यहाँ पर जो पुलिस वाले जो डांस कर रहे हैं सर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका डांस करना और ये जो चल रहा है प्रोग्राम, इसको हैंडल करना, ये दोनों चीजें एक तरीके से देखा जाए कि पुलिस वालों का ये दिखाता है कि इनको एक तो मेरे हिसाब से छुट्टी वगैरह तो मिलती है नहीं इनको, तो इस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती और इन्हें जहां वक्त मिला, जैसा वक्त मिला उसी आधार पर ये अपने मनोरंजन की जगह तलाशते हैं। और यही बात मैंने अभी अपने जो सहयोगी हमारे समय वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप विश्वकर्मा जी, उनसे भी हमने पूछी। वैसे शुक्रिया अनीश जी आपका, और गुजारिश लगातार हम करते हैं और फिर से हम एक बार कर रहे हैं कि कृपया करके अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें और उसके बाद आप हमसे संपर्क करें। एसके साथ में सीतापुर से हैं। शुक्ला जी स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूपी पुलिस में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है ही नहीं। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और जिसपे सरकार का कोई अंकुश नहीं है। और जो भाई साहब पे आपके साथ बैठे हुए हैं पत्रकार महोदय जी, जो कह रहे हैं इनको टाइम नहीं मिलता, परिवार के साथ नहीं रहते मान, तो हम पूछना चाहते हैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स है, मिलिट्री है, नेवी, इनमें तो लोग 6-6 महीने तक बाहर रहते हैं, इनके ये डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं? ये अपनी ड्यूटी का फर्ज कैसे पूरा करते हैं? पुलिस में डिसिप्लिन नहीं है। ये तो 8-8 घंटे ड्यूटी इसलिए उसके बाद ओवर टाइम करते हैं। इनको लूट चाहिए, घसूट चाहिए, घूस चाहिए, इधर कमाना उधर कमाना, उसके लिए 8 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करते हैं। डिसिप्लिन में नहीं। यूपी पुलिस जिस दिन डिसिप्लिन में आएगी उस दिन यूपी का चेहरा बदलेगा। डिसिप्लिन जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है जी। डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन दो बातें हैं यहाँ पर शुक्ला जी, और वो जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे। एक जो कांस्टेबल है और एक जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, दोनों के क्रियाकलाप में, दोनों के ड्यूटी आवर्स में, दोनों की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। और क्या आप ये नहीं मानते कि अगर जो 24 घंटे या मान लीजिए 18 घंटे जो काम करता है, क्या उसको मनोरंजन का साधन नहीं चाहिए? और दूसरी बात यह भी है कि अगर उनको मनोरंजन का साधन ना मिले, अगर उनको एक भावनात्मक संतुष्टि ना मिले, तो भी तो वो गलत होगा शुक्ला जी। नहीं, वो गलत है। अगर आईपीएस है तो उसके लिए आवास है, उसके लिए ऑफिस आवास से भी होते हैं, वो घर पे फैमिली के साथ रहता है। और जो ड्यूटी है वो 8 घंटे की कांस्टेबल की ड्यूटी है। इनमें जमीन आसमान का फर्क है, दोनों अपना अपना काम करते हैं। शुक्ला जी आपको लगता है कि आप उत्तर प्रदेश की पुलिस के क्रियाकलाप से, उसके पुलिस के ड्यूटी आवर्स से आप वाकिफ हैं? आपको लगता नहीं, मैं जा तो वाकिफ नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी होती, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यूपी पुलिस। आपको मैं बता दूं कि रात के अगर 10 बजे वो डिनर कर रहे होते हैं और अगर वायरलेस पे मैसेज आता है तो उसी समय उनकी बुलेट स्टार्ट होती है और उसी समय वो निकलते हैं। ये अलग बात है कि आलोचना हम कर सकते हैं और आलोचना करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। निश्चित तौर पर पुलिस में खामियां हैं, हम मानते हैं, और पुलिस को लेकर तमाम सवाल हम भी अपने कार्यक्रम में लगातार उठाते रहते हैं। लेकिन एक मानवीय पहलू अगर आप देखिए तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि इतनी विषम परिस्थितियों में पुलिस वाले काम करते हैं। और यहाँ पर जिस चीज को लेकर आपत्ति उठाई जा रही है, शुक्ला जी हम आपसे चाहेंगे आपसे कि ये डांस करने में आपको आपत्ति लगती है क्या? उन्हें ये डांस नहीं करना चाहिए? नहीं, ये ड्यूटी के टाइम ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूँ, ये गलत है। चलिए ये भी समझना बहुत जरूरी होगा कि क्या ये ड्यूटी पे थे, क्योंकि जो लोग ड्यूटी पे हैं उनके हाथों में डंडे और उनके कांधे पर बंदूक भी हमें दिखाई पड़ रही है। ये भी हमें पता करने की जरूरत है कि आखिरकार जो नृत्य कर रहे हैं क्या वो ड्यूटी पर थे कि नहीं थे। प्रदीप जी, ये तमाम इनसे हमारी बात हुई शुक्ला जी से, और शुक्ला जी कुछ बातों को लेकर अनभिज्ञ दिखे, लेकिन इनका ये कहना था कि डिसिप्लिन नहीं है यूपी पुलिस में।
तो नृत्य करना डिसिप्लिन के दायरे में किस तरीके से डिसिप्लिन का उल्लंघन है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि जब वो हमेशा ही ड्यूटी पर हैं तो फिर आखिरकार वो कौन सा वक्त होगा जब इनकी भावनात्मक रूप से इनको संतुष्टि मिल पाए, इनको वो माहौल मिल पाए जिसमें ये फ्रस्ट्रेशन, जिसमें ये तनाव, जिसमें ये थकान, जिसमें ये एक कह सकते हैं काम को लेकर जो इनके चारों तरफ से बोझ पड़ा रहता है, कैसे ये हल्के हो पाए, इसको लेकर भी हम आपसे सवाल करेंगे। हमारे साथ में दर्शक और मौजूद है, प्रदीप जी, पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके पास में आता हूं। इलाहाबाद से हमारे साथ में एक दर्शक हैं, इसमें अनिल हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस, इस देश की पुलिस अगर ये ऐसी हरकत करेगी, हाँ, तो देश की जनता चोरों चक्कों बिल्कुल खौफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वही एक कहावत है, मेरा भारत महान, 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। कहां से भारत की महानता होगी? ठीक है, आपने सीधी तौर पे अपनी बात करी। हालांकि मैं कुछ सवाल आपसे भी करना चाह जरूर रहा था अनिल जी, लेकिन फिर भी शुक्रिया आपका कि जो आपने अपनी बात कही। प्रदीप जी, हमें ऐसा लगता है, कई बार हम लगातार पत्रकार होने के नाते भी हमें ऐसा लगता है कि हम आलोचना लगातार करते रहते हैं, लेकिन आलोचना के अलावा कुछ और भी पहलू हमें जरूर देखने चाहिए, तमाम बातें और भी सोचनी चाहिए। हम चाहे तो आलोचना कर सकते हैं, पुलिस निकम्मी है, भ्रष्टाचार में फंसी हुई है, पुलिस बात नहीं मानती है, सब कुछ है, बहुत बुराइयां हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। और अगर पूरा का पूरा तंत्र खराब हो जाए तो हम इस व्यवस्था में रह नहीं सकते हैं। तो जो अच्छाइयां हैं उनको बढ़ाने का काम करें, बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। प्रदीप विश्वकर्मा जी। बिल्कुल, देखिए मनीष जी, ठीक कहा आपने, और इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया, जो आपसे पूरा इत्तेफाक रखता हूं मैं, कि ये इनके काम के आवर को ले लें या इनके इन मजबूरियों को ले लें, इनके आवास को ले लें, वो कहीं से भी ठीक नहीं। ना तो इनके आवास ठीक है, ना तो इनके रहने की सुविधा है ढंग से, ना ये कभी खाना ढंग से खा पाते हैं, जहां कहीं मिल गया खाते बने आगे बढ़े। तो ये और मानसिक हमेशा इनका जो संतुलन कभी नहीं रह पाता, क्योंकि हमेशा भागते दौड़ते रहते हैं। लेकिन ये सब कहने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि जब पुलिस ये कहती है, पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं कि वो भगवान है, वो धरती के भगवान है, क्योंकि सारे लोग उनके पास ही उम्मीद लेकर के आते हैं, ऐसे में इनको बहुत ही सोच समझ करके सारे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और ये अश्लीलता की हम बात करें, ड्यूटी पर हो ना हो, वर्दी पहन करके वहां पर डांस कर रहे हैं और अश्लील डांस कर रहे हैं, इसको किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात मनीष जी, क्या हम आप कभी 10 रुपए का नोट किसी पर लुटा सकते हैं? क्या हम में इतना पैसा है कि हम बार बालाओं के ऊपर 500-500 के नोट लुटा सकें? ये दिखाता है कि कैसे यूपी पुलिस कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है, कैसे वो दूसरे तरीके से पैसे कमाती है और किस तरह से वो लुटाती है अगर अपने पर आ जाए। तो इसको किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनके पास दूसरे साधन है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, पिछले डीजीपी रहे और उसके पहले डीजीपी रहे, उन्होंने तमाम कोशिश की कि इनको मानसिक रूप से संतुष्टि दिलाई जाए। इसके लिए उन्होंने पिक्चर दिखाई, सिंघम जैसी पिक्चरें उनको दिखाई गई, तमाम और ऐसी पिक्चरें दिखाई गई जिसमें पुलिस वालों की का रेपुटेशन दिखाया गया कि कैसे पुलिस वाले अपना मान सम्मान बचा करके पूरे देश का और प्रदेश का नाम कमा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। लेकिन उस पर क्या असर हुआ? क्या उस पर कोई असर हुआ? सबसे बड़ी बात यही है कि ये सारे जो इनके अच्छाई के लिए काम किए गए थे उसको इन्होंने दरकिनार कर दिया है। जब कोई निरीह आदमी मिलता है उस पर ये जमकर लाठी बरसाते हैं और इस तरह से जब लाठी जो बरसाने वाली बात आ रही है, इसके पहले भी चाहे वो जन्माष्टमी का मामला हो। प्रदीप जी, लाठी बरसाने वाली जो बात आ रही है इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लाठी ये बरसाते हैं या कोई बरसवाता है, ये बरसाते हैं या किसी के आदेश पर करते हैं, ये तमाम बातें भी हम करेंगे आपसे। हमारे साथ में एक दर्शक मौजूद है संभल से, गोविंद है हमारे साथ में। गोविंद जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गोविंद नहीं, मैं रोहित बोल रहा हूँ। जी रोहित जी, माफ करिएगा, आप अपनी बात कहें, स्वागत है आपका। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पुलिस वालों का जो आ रहा है, कम से कम एक बार ये तो पूछ लेना चाहिए कि इनकी सैलरी कितनी है जी। ये 1000 से 500 के नोट उठा रहे हैं जी, तो इनकी ये सैलरी कितनी है, इनकी तनख्वाह क्या है और ये इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं जी? चलिए, हम ये भी देख रहे हैं कि वो 100-100 के नोट नहीं लुटा रहे हैं, वो 10-10 के नोट लुटा रहे हैं और 10-10 के नोट लुटाते हुए
वो लुटाना भी चाहते हैं, वो शहंशाह भी बनना चाहते हैं, वो बड़े भी बनना चाहते हैं, वो दिलेरी से पैसा भी खर्च करना चाहते हैं। ये अच्छा रहा कि वो 5-5 के नोट नहीं लेके आए, क्योंकि ज्यादा देर तक पैसे गिरते रहे, ये उनकी तमन्ना है। 1 और 2 और 5 के नोट प्रचलन बंद हो गए, सबसे छोटा नोट 10 का ही है, इसलिए वो 10 के नोट लुटा लुटा के ही अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं कि देखिए हमसे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है। हो सकता हो कि नशे की हालत में भी हो, ये भी तमाम बातें हो सकती हैं। और ये भी हम कहते हैं कि जितने भी पुलिस वाले होंगे निश्चित तौर पर इनका ग्रामीण बैकग्राउंड होगा, क्योंकि एक साइकोलॉजी की दुनिया भी होती है जिसमें समझ में आता है कि पैसे लुटाने से उनको कितनी आत्म संतुष्टि मिलती है, ये भी एक बड़ी बात है। और जो ग्रामीण बैकग्राउंड में होते हैं जो लोग, उनमें ये चीज बहुत देखी जाती है। आप बहुत शुक्रिया गोविंद जी आपका तमाम जानकारी के लिए। एक जो बात प्रदीप जी आपने कही कि लाठी चार्ज, दरअसल लाठी चार्ज जब हम कहते हैं तो क्या ये पुलिस वाले तो मोहरे होते हैं, अगर हुक्म मिला इनको तो इन्होंने लाठियां बरसाई। और जहां तक ये हमें आजम खान साहब का एक बयान याद आ रहा है, लाठियां उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं बरसाती है, लाठियां पीएससी बरसाती है। और जहां पर लाठियां बरसाने काम होता है वहां पर पीएससी ही बुलाई जाती है। आमतौर पर हम शामिल कर लेते हैं यूपी पुलिस के साथ में, लेकिन मुझे लगता है यूपी पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ सकती है, रोक सकती है, धक्का दे सकती है, बचाव कर सकती है, लेकिन जब लाठियां चलवानी होती हैं तब तो पीएससी को ही बुलाया जाता है और मालूम चलता है कि अगले 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर लाठियां बरसेंगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप बिल्कुल ठीक बात है, पीएससी भी बुलाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ में पुलिस भी रहती है। सारा सब कुछ पुलिस के पीएससी के हवाले नहीं कर दिया जाता है। लखनऊ में भी तमाम बार लाठी बरसती हैं विधानसभा के सामने। बड़े बड़े यहाँ पर जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, या दूसरे जो भी नेता हों, या कोई जो सामाजिक कार्यकर्ता हों, उन पर लाठियां बरसती हैं और जम के लाठियां बरसती हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा पीएससी वाले ही रहते हैं, हाँ पीएससी वाले भी जरूर रहते हैं, उसमें पुलिस बल भी जरूर रहता है। ये बात आपकी ठीक बात है कि बिना ऊपर के आदेश दिए ये लाठियां नहीं बरसाते। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर ऊपर से आपको लाठी बरसाने का आदेश मिला है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप निरीह लोगों पर बर्बरता से लाठीचार्ज करें। आपको लाठीचार्ज करने का मतलब यह है कि जो लोग वहां पर एकत्रित हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उनको उन पर इतना थोड़ा सा अपना प्रहार कीजिए कि वो आपकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाए और आप अपने मंतव्य में जो आप काम करना चाहते हैं वो ठीक हो जाए। लेकिन निरीह जो आदमी है, जिसने साधु संत ने अगर हाथ खड़े कर दिए हैं, आप उस पर जमकर लाठियां बरसा रहे हैं, इसको किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। 12 साल का लड़का है, आप उसको गिरा गिरा कर मारते हैं, लाठियां उस पर बरसाते हैं, उसको किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। हम फिर कहेंगे, हम सारे पुलिस वाले इसमें दोषी नहीं है, तमाम पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो अच्छा काम भी करते हैं। अभी लखनऊ में भी कई कांड हुए हैं, उसके अलावा भी पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसे काम होते रहते हैं जहां पर वो लोगों को बचाने का भी काम करते हैं और अपना उदाहरण भी पेश करते हैं। तो इस दोनों ही तरह के यहाँ पर लोग हैं। जो लोग अच्छा काम करते हैं, हम मीडिया वाले उनकी तारीफ करते हैं और उसको उसी तरह से दिखाते हैं, और जो लोग इस तरह से काम करते हैं उनके लिए कहना भी पड़ेगा कि इन लोगों ने जो पुलिस की साख थी उसको कम किया है, जिसको किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। जी, हमारे साथ में फैजाबाद से एक दर्शक मौजूद हैं, प्रदीप विश्वकर्मा, आपके ही नामा राशि हैं प्रदीप जी। शुक्रिया, स्वागत है प्रदीप विश्वकर्मा जी फैजाबाद से जो हमारे दर्शक मौजूद हैं। प्रदीप जी अपना सवाल रखें। प्रदीप जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? कुछ तकनीकी व्यवधान है, चलिए कोई बात नहीं। एक प्रदीप विश्वकर्मा नहीं है, फिलहाल दूसरे प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हैं प्रदीप जी जो की बात हम आपसे जानना भी चाह रहे थे, और वो ये भी कि ठीक है, मानते हैं कि हाँ अनुशासनहीनता है, ये बात मानते हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों से चीजों को हम देख सकते हैं। लेकिन मेरा पूरा का पूरा मानना यह है कि जो चीजें अच्छाइयां होती हैं वो अच्छाइयां हम उतनी लेके नहीं आ पाते हैं। चर्चा के दौरान हम लगातार बने रहते हैं आलोचना को लेकर, तो आलोचना तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में अब हम अच्छाइयों को भी शामिल करेंगे, चीजों को भी शामिल करेंगे, ताकि ये बैलेंस चीजें रहे तो ज्यादा बेहतर है। आशुतोष हमारे साथ एक दर्शक और मौजूद हैं वाराणसी से, उनसे हम बात कर लेते हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं ये गलत है, लेकिन सर सबकी एक लाइफ होती है। हमारे प्रशासन की गलती है कि हमारे जो पुलिस वाले हैं उनके लिए भी एक पार्टिकुलर टाइम डिसाइड करे, काम करने का तरीका डिसाइड करे, कुछ भी नहीं है। वो लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो ये सारी चीजें करते हैं। और फिर दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हमारी सोसाइटी में यदि बार गर्ल्स के डांस होते हैं तो ये भी तो गलत है। अगर आम इंसान करता है तो वो उसको क्यों नहीं मुद्दा बना के टीवी पे दिखाया जाता है? यहाँ पे जो कुछ भी दिखाया जा रहा है गलत है,
पर उन पुलिस वालों को वर्दी पहन के ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। बाकी इन चीजों को इतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आशुतोष, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और इस पूरी आपकी जो बात है उसके ऊपर हम जरूर राय लेंगे। हम हमारे जो खास मेहमान इस समय में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप विश्वकर्मा जी, उनसे हम जरूर बात करेंगे कि दरअसल हम आलोचना तो कर लें, लेकिन क्या कभी हमने पुलिस वालों को ऐसा माहौल दिया है, शासन सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कि नीति और नियम बनाते हैं कि भाई आपके लिए हफ्ते में ये दिन सुरक्षित है और इस दिन अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए और छोड़ दीजिए दुनिया, एक दिन आप आपके लिए, परिवार के लिए, और आराम से रहिए, मनोरंजन आपके साथ में है, परिवार आपके साथ में है और आप जो चाहें वो करिए। तो अगर ऐसा हमने दिया है तो हम फिर कहने के हकदार हैं, लेकिन जब हमने ही कुछ उन्हें दिया नहीं मनोरंजन के लिए और वो अगर कुछ समय निकालकर मनोरंजन कर लेते हैं तो क्या आलोचना करने का हक हमें बनता है? ये एक सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और हम चाहेंगे किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से लेकर भी इस चीज को लेकर हम बात कर पाएं। बात हम कर रहे हैं किस तरीके से पुलिस के दो चेहरे हैं। चलिए फिलहाल आपको हम दो चेहरे दिखा देते हैं अलग अलग तरीके से। कौन से ये दो चेहरे हैं आप देखिए, जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ नोटों की बारिश देखिए आप, और दूसरी तरफ लाठीचार्ज। ये दो चेहरे हैं यूपी पुलिस के। देखिए जमीन पर किस तरीके से नोट बिखरे हुए हैं। हालांकि इसके ऊपर आप अगर एक लाइटर मोड पर आप कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि 10-10 के नोट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यही अगर 5 और 2 के नोट चलन में होते ज्यादा तो शायद इनके हाथ में 2-2 के नोट होते और खूब सारे नोट होते, और ये इसी को गिरा के या अपने आप को वाहवाही देते। लेकिन आप देखिए यहाँ पे 10-10 के नोट इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पुलिस वाले हैं वो अलग से, एक तो कुछ पुलिस वाले हैं जो कि डांस में मशगूल हैं, दूसरे पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो कि ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो ये बात यहाँ पर जानना दिलचस्प होगा कि भाई ये लोग जो हैं वो ड्यूटी में लगे हुए थे या सिर्फ रास रंग में मस्त थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लोग ड्यूटी और व्यवस्था में लगे हुए हैं वो पुलिस वाले डंडा भी पकड़े हुए हैं और अपनी बंदूक भी ताने हुए हैं और बीच में ये कार्यक्रम चल रहा है। आमतौर पर जो लीलाएं हैं, जिस तरह के नृत्य हैं, भारतीय प्राचीन परंपरा से ये सब नृत्य हिस्सा रहे हैं, चाहे राजा महाराजाओं के दरबार रहे हों। ये अलग बात है कि किसी नृत्य को हम फुहड़ नृत्य कहते हैं और किसी को बहुत कलात्मक नृत्य कहते हैं। कोई 5,000 रुपए देकर नृत्य करवाता है तो कोई 5 लाख रुपए लेता है नृत्य करने के लिए। कोई नृत्य सड़क पर होता है और वही नृत्य आप 5 स्टार होटल में देखते हैं जिसके लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो ये निर्भर करता है कि अगर कोई आदमी 50 रुपए कमाता है तो क्या वो नृत्य देखने का उसको अधिकार नहीं है क्या? और अगर वो 50 रुपए कमाता तो निश्चित तौर पर वो ऐसा ही नृत्य देखेगा जैसा कि अभी इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस नृत्य को हम अश्लील कहें, और अगर हम जो 5 लाख रुपए खर्च करते हैं 5 स्टार होटल में जाते हैं, क्या वो अश्लील नहीं है? दो चीजें हैं यहाँ पर। तो ये चीजें जब हम आलोचना करते हैं तो आलोचना के इन स्वरों में हमें इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार हमारी आलोचना समालोचना हो, यानी कि सिर्फ आलोचना ना हो। और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर जिसमें कि लाठीचार्ज हो रहा है। निश्चित तौर पर इसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं और पीएससी के लोग भी शामिल हैं, लेकिन यहां पर एक हुक्म दिया गया कि इनको हटाना है, किसी भी तरीके से हटाना है। आप लाठी मारिए, धक्का दीजिए, कुछ भी करिए, इन्हें हटाना है। और जब हुक्म मिलता है तो हम देखते हैं कोई भी इनके सामने हो, ये उसको नहीं छोड़ते। बॉस का ऑर्डर मानना है, फिर चाहे सामने कितना ही बड़ा वीआईपी क्यों ना हो, कोई भी हो, ये उसको नहीं देखते, ये सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं। और इसीलिए हमने देखा यहां पर कि निहत्थे साधु संतों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। फैजाबाद से हमारे एक दर्शक मौजूद हैं, एक बार फिर से प्रदीप विश्वकर्मा। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार सभी लोग को। नमस्कार, बताइए। सबसे पहले यही कहेंगे कि पहली चीज तो ये है कि मनोरंजन करने का अधिकार तो ही सबको है जी। अब वो चाहे किसी एक खास व्यक्तित्व से निर्भर करता हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि रियलिटी शोज आते हैं तो उसमें पूरी फैमिली के लोग जो है फुहड़ से फुहड़ डांस भी देखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये कोई प्रोग्राम में शामिल हो गया है और हमारा समाज ऐसा होता है कि जब इस तरह के लोग आते हैं इस तरह के प्रोग्राम में तो उनको जबरदस्ती शामिल किया जाता है। बस उसमें दो बातों को ध्यान रखना चाहिए कि पहली चीज, अगर आप उसमें आप शामिल हो रहे हो तो शामिल होने की वजह से जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो लोग कुछ गलत काम न करने पाए। दिक्कत तब आती है जब गलत काम करते हैं। लेकिन अगर कोई शामिल हो भी गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से लोग कहते हैं कि हाँ पुलिस वाले अगर शामिल हो गए तो
बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं बननी चाहिए। और जहाँ तक पैसा, हाँ थोड़ा दिक्कत इसमें ये हो गया है कि जो पैसे को दिखाया जा रहा है कि हाँ पैसा वो लुटा रहे हैं, हाँ तो ये गलत हो गया है। थोड़ा इसको गरिमा से रखिए था, अगर ड्यूटी के वक्त है, अगर वो पैसा लुटाएंगे तो अगला देखेगा तो उसकी भी हिम्मत थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन अगर उनके कंट्रोल में सब कुछ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी शुक्रिया आपका प्रदीप, हमसे बात करने के लिए और अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। हमारे साथ प्रदीप विश्वकर्मा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार लखनऊ स्टूडियो से। प्रदीप जी, एक थे आशुतोष जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या हम इन लोगों को मनोरंजन का साधन उपलब्ध करवाते हैं? हम का मतलब शासन सत्ता में बैठे वो लोग, क्या जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जिले पे जो कप्तान है, क्या अपने कांस्टेबल्स के लिए, क्या अपने जो नीचे दरोगा लोग हैं उनके लिए मनोरंजन का साधन उपलब्ध करवाते हैं? क्या वो कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे कि उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, उनका जो एक भावनात्मक जो उनकी संतुष्टि का जो लेवल है, स्तर है, वो 100% रहे, जिससे कि वो काम में अपने बेहतरी दे सकें? अगर वो ऐसा करते हैं और उसके बाद ये हमें वर्दी पहने इस तरीके से नाचते हुए दिखते हैं, तो हम उनकी आलोचना कर सकते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। लेकिन जब हम उनके लिए व्यवस्था ही नहीं करते हैं, यानी कि हम मोहब्बत करें ना और सिर्फ नफरत की निगाह से देखें, तो ये तो जायज नहीं ठहराया जा सकता है। प्रदीप जी। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है और लगातार काम करते रहना पड़ता है। इससे उनका मानसिक संतुलन भी सही नहीं रहता है, इस बात में कोई शक नहीं है। बार बार लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनको ना तो उनके आवास की अच्छी व्यवस्था है, ना ही उनको मनोरंजन के साधन दिए गए हैं, ना उनको छुट्टी मिलती है, ना उनका परिवार उनके साथ रहता है, अपने परिवार और घर वालों से काफी दूर रहते हैं और तमाम सारी दिक्कतें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इन सब के बावजूद आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आपके ऊपर इतना बड़ा भार है, आपके ऊपर प्रदेश का पूरा भार है। आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी हरकत से पूरा महकमा बदनाम होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा संजीदा होकर के काम करना पड़ता है और यही कारण है कि आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से काम करना पड़ता है। ये एक दूसरे दर्शक ने जो हमारी बात कही थी, उनकी बात भी बिल्कुल ठीक थी कि जो देश के लिए लड़ते हैं, जो बॉर्डर पर हैं, जो सीने पर गोलियां खाते हैं, जो हर आए दिन आतंकवादियों की गोलियों का शिकार भी बनते हैं, क्या उनके लिए जिंदगी नहीं है? क्या उनको हमेशा मनोरंजन मिलता रहता है? वो बेचारे -40 डिग्री टेम्परेचर पर भी लगातार देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। सैलरी उनको भी मिलती है, सैलरी हमारे पुलिस वाले भाइयों को भी मिलती है। लेकिन देखना, पुलिस वालों को मैं लगातार यही बात कह रहा हूं कि उनको थोड़ा सा संयम बरत करके अपनी वर्दी का ख्याल रखते हुए इस तरह से कृत्य नहीं करने चाहिए जो पूरे महकमे को बदनाम करे। उनके जो अच्छे साथी हैं, जो लगातार अच्छे काम करते हैं, उनकी बातें तो अच्छी तरह से आ नहीं पाती हैं सामने, और जो बुरे इस तरह के जो छोटे से कुछ लोग हैं, वो इस तरह से कृत्य कर देते हैं कि पूरा महकमा बदनाम हो जाता है। ये सिर्फ एक नसीहत है इनके लिए, इनका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन जरूरी इस बात को है कि वो अपने कृत्य को थोड़ा सा संजीदा होकर के काम करें, जिससे कि पूरा महकमा बदनाम होने से बच सके। जी, और प्रदीप जी, ये खबर इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा ही हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खाकी वर्दी में है। अगर ये अभी सिविलियन ड्रेस में होते और अपनी ड्रेस में बैठ के नाच कर रहे हैं, रंगराज कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं होती। चर्चा का आधार ही खाकी ड्रेस है। खाकी ड्रेस में ये पहन के इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये ड्यूटी पर हो या ना हो, बड़ा सवाल ये है कि खाकी पहनकर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वर्दी का अपना अभिमान है। व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं है, व्यक्ति कुछ भी होता भी नहीं है, लेकिन जब वो वर्दी धारण करता है, वर्दी पर होता है या उस जिम्मेदारी पर होता है, तो उसका नाम होता है, उसका ही अभिमान होता है, उसी की बात होती है। किसी इंसान को सलाम नहीं है, उसकी वर्दी को सलाम है। और ये वर्दी जब इस तरीके से रास रंग में डूबती है, सवाल यहां पर ये उठता है कि हाँ, ये वर्दी रास रंग में क्यों डूब रही है? इंसान नहीं है, या तो वो कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, हम दरोगा की बात कर रहे हैं, हम किसी राम खिलावन की, मैकूलाल की और राम नेहोर की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि पुलिस का कांस्टेबल नाच रहा है जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो यही एक आपत्तिजनक बात हो सकती है इस चर्चा में, जो कि हम लगातार कर सकते हैं और आलोचना हम कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सचिन हमारे साथ मौजूद है कानपुर से। सचिन जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका और क्या राय रखना चाहते हैं आप? मनीष, जिस तरह से आपने चर्चा की शुरुआत में उत्तर प्रदेश पुलिस के शर्मनाक चेहरों को डिफेंस किया था, उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं मीडिया पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आपका चैनल नैतिकता और सामाजिकता की बातें लगातार करता रहता है, जिस कारण हम आपकी चर्चाओं को देखते हैं। लेकिन आप जिस तरह से आप डिफेंस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों को समय नहीं मिलता, पुलिस वाले अपने घर से दूर रहते हैं, तो क्या वो क्या कहते हैं, थाने के अंदर
बलात्कार कर देंगे या किसी को जलाकर मार देंगे, अपनी जो उनकी मानसिकता है उसको वो कैसे बदल पाएंगे। दूसरा सवाल, वाराणसी में जिस तरह से निर्दोष साधु संतों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, आज वही पुलिस लगातार किस तरह से आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह नोट उछाले, वर्दी की तौहीन है। ये मेन मामला, पूरा मुद्दा वर्दी का है। और आपको एक बात खास बात ये बता दूं, निश्चित तौर पर यही हुआ होगा, जो आसपास और समाज के लोग देख रहे हैं, ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते होंगे इसी तरह से उसमें सम्मिलित होकर नोट उड़ाना या इनके साथ नृत्य करना। ये पुलिस का खौफ है, वर्दी का खौफ है कि वो नहीं जा पा रहे हैं, तो उस वर्दी के खौफ को खत्म कर रही है पुलिस। मनीष जी। जी सचिन जी, आपकी बात, आपकी भावनाओं से हम अपने आप को संबद्ध करते हैं, जोड़ते हैं। दो चीजें हम यहां पर जरूर कहना चाहेंगे और बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ में। एक तो यह है कि किसी भी बुरे काम को ना तो हम डिफेंड कर रहे हैं और ना ही हम उनका किसी तरह से समर्थन कर सकते हैं। मैंने एक मानवीय पहलू रखते हुए, एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए मैंने ये बात जरूर कही थी कि शासन सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर पुलिस वालों के वर्किंग आवर्स की बात हो, उनके काम करने की कंडीशंस की बात हो, उनके लिए एनवायरनमेंट की बात हो, उनके लिए मनोरंजन साधन की बात हो, उनके भावनात्मक संतुष्टि का एक लेवल, स्तर, उसको कैसे पूरा कर पाते हैं, अगर यह सब चीजें शासन सत्ता के लोग देते हैं तो हमें इस आलोचना करने का अधिकार है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत गौर से सुनिएगा हमारी बात को सचिन जी। और दूसरी बात यह कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, शासन सत्ता में बैठे हुए लोग, तो फिर ये कांस्टेबल जो कि 24 घंटे की लगभग ड्यूटी पर रहते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी इनकी होती है, लेकिन फिर भी दरोगा जी ने अगर कहा तो चलना है, या रात को कहीं चोरी हो गई तो चलना है, कहीं हत्या का मामला सामने आ गया और ये रात को लेटे हुए तो चलना है। ये एक दूसरी चीज हो गई। जो जिन कंडीशंस में काम करते हैं और ये अपने जहां पर ये तैनात होते हैं, उसके बाद अपने घर जाने के लिए भी बड़ा मुश्किल से छुट्टी ले पाते हैं। और ऐसे माहौल में काम करते हुए व्यक्ति, जब हम कहते हैं कि पुलिस जब लाठियां चलाती है तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर जानवर घुस गया हो, लेकिन उस दिमाग को सुकून देने के लिए अगर ये अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करते हैं, रास रंग महफिल में, नृत्य में, गान में, कहीं भी, तो हमें इतनी आपत्ति क्यों है। लेकिन जो बात आपने लास्ट जो आपकी लाइनें थी, इसको लेकर हमने चर्चा की कि दरअसल आपत्ति का बिंदु सिर्फ इतना हो सकता है, और चर्चा भी इसीलिए हम कर रहे हैं कि ये वर्दी ना पहने होते, कृपया करके वर्दी को कहीं उतार देते और उसके बाद में दूसरे सिविलियन कपड़े पहनते और उसके बाद ये नृत्य करें, कोई दिक्कत नहीं है। चर्चा भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वर्दी में है और ये एक अशोभनीय आचरण है। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, वर्दी में ना होते ये खूब नृत्य करें, मुझे लगता है कि कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। नृत्य, नाच, रंग, गान, ये सब हमारे परंपरा का हिस्सा रहे हैं और इसमें हमें कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आपके बात का जवाब मिल गया होगा। प्रदीप जी, आप इस बात में कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। सचिन जी ने जो बात कही, बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी आपने कि सबसे बड़ी बात है कि वर्दी में है। अगर वर्दी में ना होते, वो कुछ भी करते, कोई आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वर्दी उनका मान है, वर्दी उनका अभिमान है और वर्दी उनका स्वाभिमान है। जब हम और आप वो स्वाभिमान को नहीं देख सकते, जिस समय वो वर्दी पहनते होंगे, मुझे लगता है कि उनका मान सम्मान और स्वाभिमान खुद अपने आप में जागृत हो जाता होगा कि हाँ, वो सबसे ऊपर हैं, वो सारी जनता से ऊपर हैं। उन जनता से सबसे, जनता की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको वहां पर रखा गया है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मान सम्मान और स्वाभिमान है उनके लिए। और अगर इस तरह के कृत्य करके वो अपने वर्दी के मान सम्मान और स्वाभिमान को गिरवी रख देंगे तो इसको किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से नाच गाना और दूसरे तरीके के ये जो रास रंग है, ये सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, उनका सबका अपना एक तरीका है। घर में करते हैं, घर में लोग भी डांस करते हैं, पार्टियां होती हैं, लोग वहां भी डांस, लेकिन उसका एक तरीका है, उसका एक तरीका है और सब वहां पर किया जाता है, उसका कोई बुरा नहीं मानता है। लेकिन जिस तरह से फूहड़ डांस यहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से बार बालाएं बुलाई गई हैं और उसके बीच में जिस तरह से नृत्य हो रहा है, डांस हो रहा है, जिस तरह से रुपए लुटाए जा रहे हैं, बावर्दी वहां पर लोग हैं और इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हाँ, दूसरे लोग भी हैं जो इसका एग्जाम्पल है, जो वहां पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो ड्यूटी भी निभा रहे हैं जिससे कि कोई अव्यवस्था भी ना फैलने पाए। हाँ, दुर्भाग्य है कि उनकी बात हम लोग नहीं कर पाते हैं और इनकी बात हम जरूर करते हैं। और ऐसा शायद हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इन पर हमको नाज है, क्योंकि अगर यही ठीक नहीं रहेंगे तो समाज कैसे ठीक रहेगा। तो समाज तभी ठीक रह सकता है, समाज के लोग तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हमारे पुलिस के लोग अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाएं और उसके बाद वो इस तरह के कामों से बचे।
जिससे कि क्योंकि ये एक ऐसे लोग हैं जिनका आचरण दूसरे लोग भी करते हैं, हमारे जो दूसरे युवा लोग हैं वो भी इनको फॉलो करते हैं कि कितना मान सम्मान इन लोगों का, हर आदमी इनकी इज्जत करता है। अरे भाई आइए पुलिस वाले साहब आगे, दरोगा जी आ गए, दरोगा जी कहकर इनको बुलाता है, अपना नीचे बैठ जाएगा, दरोगा जी को सीट देगा, कुर्सी देगा। तो उस गरिमा को कहीं ना कहीं बचाने का काम इन लोग को करना पड़ेगा। ये और इन लेकिन आपको एक चीज और प्रदीप जी, एक चीज और प्रदीप जी, अगर ये वाकई बहुत गलत काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो हम देख रहे हैं कि वर्दी का अपमान है, वर्दी का जो आपने खुद ही कहा कि मान है, अभिमान है और स्वाभिमान है, और ये अगर इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये वर्दी का अपमान है, ये उस वर्दी का अपमान है जो कि इन्हें एक व्यवस्था के तहत इनको दी गई है जिम्मेदारी निभाने के लिए। क्या इसको लेकर जो और इनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, कार्रवाई के नाम पर मनीष जी क्या होगा, निलंबित हो जाएंगे, रिजर्व पुलिस लाइन में चले जाएंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते वहां पर रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि मजबूरी है प्रदेश की। जितने पुलिस के लोग होने चाहिए उतने हैं नहीं, जितनी भर्तियां काफी पड़ी हुई हैं उसमें भर्तियां हो नहीं पा रही हैं, कभी किसी कारण से नहीं हो पाती हैं, कभी किसी कारण से नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से यही कारण है कि इनको ऐसे लोगों को, ये जो पुलिस वाले हैं उनको ना तो छुट्टी मिल पाती है और ज्यादा 8 घंटे की जगह 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी काफी सारे ये जो विषमता आप देख रहे हैं, जो आप अकृत्यता आप देख रहे हैं, वो सारी चीजें इन सब का भी कारण है ये। और अगर दूसरी बात, और भी बहुत सारी बातें हैं प्रदीप जी, वो जहन में मेरे आ रही है, वो ये कि हर चीज की एक चीज और भी है कि हर चीज की अपनी रिक्वायरमेंट, हर नौकरी के, हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट है। जब पुलिस में हम दाखिल होते हैं या कोई भी नवयुवक जो पुलिस में दाखिल होता है, पुलिस की जॉब करता है, तो उसे मालूम है कि उसके वर्किंग आवर्स बहुत टफ होंगे, उसको मालूम है उसके सामने चैलेंजेस बहुत होंगे, उसको मालूम है कि उसका परिवार का साथ नहीं मिलेगा। तो हम ये बातें मानवीय आधार पर जरूर कह सकते हैं और हमने कहीं भी हैं, लेकिन इन आधार पर इनके इस आचरण को दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता, इनके इस आचरण को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। और निश्चित तौर पर हम ये भी कहेंगे कि इनके ऐसे आचरण को रोकने के लिए अधिकारियों को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो कम से कम नजीर बने, ताकि आगे हमें ऐसी चीजें सुनने को ना मिले कि हाँ भाई देखिए इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, और हमें जब वर्दी में है तो कम से कम हमें वो आचरण करना चाहिए जो कि रिक्वायरमेंट है इस वर्दी की, जो कि ये वर्दी हमसे चाहती है कि आप इस तरीके से बिहेव करें, आप इस तरीके से सार्वजनिक रूप से रहें। प्रदीप विश्वकर्मा जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि तो किसी भी कीमत पर इनको अलग से इस तरह के कृत्य करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अब जब ये बिल्कुल ठीक है कि जब हम पुलिस की भर्ती के लिए जाते हैं तो हमारे मन में ये ख्यालात आते हैं, कि युवा के मन में ख्यालात आते हैं कि हम जाएंगे और समाज को सुधार देंगे, क्योंकि हम समाज सुधारक के रूप में काम करते हैं। तो वो जज्बा लेकर के जाते हैं, वो जज्बा उनमें हमेशा कायम रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो जज्बा उनमें कायम नहीं रह पाता, और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत वो अपने आप को कायम नहीं रख पाते हैं और दूसरे गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं और इस तरह के कृत्य कर बैठते हैं जो कि पूरे महकमे को बदनाम कर देता है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जब युवा पुलिस के लिए अप्लाई करता है, जब युवा पुलिस की भर्ती के लिए जाता है और उसके बाद जब उसको वर्दी मिल जाती है, वहां तक तो उसका मान, स्वाभिमान, अभिमान एकदम जागृत रहता है। मैं आपको बता दूं, हमारे भी कुछ साथी हैं जो पीपीएस हैं, आईपीएस हैं, उनसे हमारी लगातार बात होती रहती है। उनका कहना था कि उनकी तमन्ना थी कि वो पुलिस की लाठी लेकर के निकले और लोगों को एकदम सही, जो बदमाश हैं वो उनकी लाठी को देख करके ही भाग जाएं और जो अच्छे लोग हैं वो चैन की नींद सो सकें। ये जज्बा था उन लोगों में, आज भी वो जज्बा कायम है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो ये जज्बा लेकर के आते हैं कि हम जब इस व्यवस्था में पहुंच जाएंगे तो इस व्यवस्था में कैसे लूटपाट करेंगे। तो ये देखना होगा कि जो अच्छे लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और जो इस तरह के लोग हैं उनको दंडित किया जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आइंदा वो इस तरह के कर सके। और आपने ठीक कहा कि ये नजीर बन सके कि अगर आपने आइंदा भी ऐसा कुछ किया तो आपको उसी तरीके से दंड मिलेगा जिस तरीके से इन लोगों को मिला है। मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका ने एक बहुत बढ़िया काम किया था। अभी जो 14 लोगों को सस्पेंड किया था रिसेंटली, जो इस साल क्वालिफाई किए थे, 14 जजेस नए जजेस बने थे, उन लोगों ने लखनऊ के एक होटल में मारपीट किया था, आपस में मारपीट किया था, वो आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में मारपीट किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन 14 के 14 जजेस को पूरा निकाल बाहर कर दिया था। उसके बाद से वो आज तक जज नहीं बन पाए। ये एक बहुत बड़ी नजीर है। उसके बाद से आप देखिए आज तक आपको कोई घटना सामने नहीं आ रही होगी कि किसी जज ने इस तरीके से जो एक सामाजिक स्थल है, वो जो सामने का स्थल है उस पर कोई ऐसी गलत काम किया हो।
तो इसी तरीके का कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा, कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा आला अधिकारियों को, जिससे कि वो नजीर बन सके और आइंदा कोई भी पुलिस वाला इस तरह के कृत्य करके पूरे महकमे को बदनाम ना कर सके। लेकिन एक चीज और भी है, किसी भी बुराई को खत्म करने के लिए उसको समूल रूप से उसका विनाश होना बहुत जरूरी होता है प्रदीप विश्वकर्मा जी। और जब पुलिस की हम बात करते हैं, इनके बैकग्राउंड की हम बात करते हैं, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के नाते, हाई स्कूल और इंटर पास होने के नाते, मुझे लगता है इंटर क्वालिफिकेशन होती है अगर कांस्टेबल की अगर भर्ती होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो इनकी क्वालिफिकेशन होती है, जो इनका बैकग्राउंड होता है, जो इनका आर्थिक बैकग्राउंड होता है, ये सारी चीजें निर्भर करती है, तब इन चीजों को मिला के हमें ये तस्वीर देखने को सामने मिलती है। तो ये इन सब चीजों को भी हमें देखना होगा कि ये तो ठीक है कि आप बहुत अच्छी तरीके से आप इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन दूसरी तरफ इनके स्टैंडर्ड को भी ऊपर उठाना पड़ेगा, ताकि इन्हें भी लगेगा कि अरे भाई ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं। इस तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रदीप विश्वकर्मा ठीक कर रहे आप, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मनीष जी आपने। और ऐसा नहीं कि उत्तर, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं मनीष जी, और ऐसा नहीं कि इस पर काम नहीं किया गया हो। पुलिस की छवि को सुधारने के लिए पिछले काफी समय से अच्छे प्रयास भी किए गए, हालांकि वो प्रयास कुछ हद तक सफल भी रहे, क्योंकि लगातार काफी समय से ऐसी घटनाएं नहीं आई है, काफी समय बाद इस तरह की कोई घटना सामने आई है। काफी प्रयास किए गए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लगातार बड़े जितने भी आला अधिकारी थे उन सारे पुलिस वालों को ले जाकर के पूरा हॉल बुक करके अच्छी अच्छी फिल्में दिखाई गई, लगातार ट्रेनिंग कराई गई, सुबह उनको मॉर्निंग वॉक पे ले जाया गया, यहां तक कि योगा कराया गया, योग करने के लिए उनको अलग से क्लासेस लगाई गई। तमाम प्रयास किए गए और थोड़े बहुत प्रयास वो फलीभूत भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी चूंकि हम ज्यादा उम्मीद करते हैं पुलिस वालों से, हम इस महकमे से इतनी ज्यादा हमारी उम्मीदें लगी हुई है कि हर आदमी, समाज का हर आदमी उनके ऊपर निर्भर रहता है। अगर कोई जज की भी हम बात करें, जज भी अगर कोई आदेश देते हैं तो उनका इंप्लीमेंट पुलिस वाले ही करते हैं, या अगर उनके आला अधिकारी आईपीएस उनको कोई आईएएस उनको कोई आदेश देते हैं तो कोई भी काम होता है तो उसका इंप्लीमेंटेशन पुलिस के द्वारा ही होता है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें उनसे बहुत बढ़ जाती हैं और इतने उम्मीदों के बोझ से वो दबे रहते हैं कि अब इस तरह के कृत्य करते हैं तो वाकई बहुत ही खराब लगता है। इसलिए ये सब जिम्मेदारी उनकी ही है और आला अधिकारियों की भी है कि कैसे उनके मानसिक संतुलन को ठीक रखा जाए, कैसे इनको शारीरिक रूप से ठीक रखा जाए, कैसे इनको मानसिक रूप से ठीक रखा जाए। जो प्रयास किए जा रहे थे एक बार फिर से उन प्रयासों को दोहराया जाए और सतत प्रयास ये किए जाने चाहिए, जिससे योगा करें और दूसरे तरीके भी अपनाए जाए, जिससे कि इनको मानसिक संतुष्टि मिल सके और वो अच्छी तरीके से अपने कामों को निभा सके। और दूसरी बात जो आप लगातार कह रहे हैं, बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ पर कही, लेकिन यहाँ पर ये जो हमने लगातार चर्चा की, पुलिस का दूसरा चेहरा देखिए किस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर रही है। दरअसल ये तो उन्हें हुक्म मिलता है और जो लोग हुक्म देते हैं वो पीछे ही रहते हैं, उनके लिए जांच बैठती है, उनके लिए ये कहा जाता है भाई जांच करेंगे, देखेंगे क्या परिस्थितियां थी कि उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया। वो तो बड़े काबिल ऑफिसर होते हैं, उनके ऊपर उंगलियां क्यों नहीं उठती हैं? वो तो बड़े एसी में बैठने वाले हैं, दिमाग से सोचने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसके क्या प्लस और माइनस होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे। उनके ऊपर कभी कोई उंगलियां क्यों नहीं उठती हैं? हम आलोचना कर सकते हैं कांस्टेबल्स की घूस लेते हैं, ट्रक वालों से पैसे लेते हैं, जगह जगह पे नाके पर पैसे बंधे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर क्यों नहीं उंगलियां उठती जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया है निहत्थे लोगों के ऊपर? बिल्कुल ठीक करे मनीष जी आपने। और ऐसा नहीं कि जो एसी में बैठे हुए हैं, जो मानसिक रूप से संतुष्ट हैं, लग्जरी गाड़ी है उनके पास में, अपने घर में रहते हैं, परिवार उनका उनके साथ में रहता है, इसके बावजूद भी वो ऐसे कृत्य करते हैं कि जो मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं। अभी हाल ही में एक एसडीएम साहब ने, एक डीएम साहब ने अपने ऑफिस में ही मारपीट तक की नौबत कर ली, मारपीट कर लिया एक से, और जिसके बाद पूरे महकमे को बदनामी झेलनी पड़ी। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं, वो मानसिक, दरअसल बात यह है कि आज जो व्यक्ति है, हम व्यक्ति विशेष की बात करें तो वो बहुत ही एक वितर्सना से जी रहा है, कहीं ना कहीं उसको खोता जा रहा है वो, और यही कारण है कि वो ऐसे कृत्य कर बैठता है जिससे उसको बदनामी झेलनी पड़ती है। तो चाहे पुलिस वाला हो, पुलिस का छोटा कर्मचारी हो या बड़े अधिकारी हो, सब कहीं ना कहीं सबको इस तरह के, जैसा मैंने अभी जो इसके पहले पुलिस के आला अधिकारियों ने किया, उस तरीके के कामों की जरूरत है। मानसिक संतुष्टि की कहीं ना कहीं जरूरत है और उसके लिए जो काम किए जाने चाहिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, योगा हो या दूसरे और जो उपाय हैं वो सारे उपाय किए जाने चाहिए, जिससे कि इनको, और अपने बीच में अच्छे भी काम हुए थे कि ये तय हुआ था कि हर पुलिस वाले को हफ्ते में एक दिन ऑफ दिया जाएगा, उसको कंपलसरी ऑफ दिया जाएगा, वो चाहता है या नहीं चाहता है, उसको एक हफ्ते का वीकली ऑफ, एक हफ्ते में एक दिन वीकली ऑफ दिया जाएगा। लेकिन वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया।
क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पुलिस की जो भर्तियां वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, लोग कम हैं, इसलिए उनको 12 से 14 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ता है, और जिसकी वजह से उनका जो मानसिक संतुष्टि है वो नहीं हो पाती है। लगातार वो चिड़चिड़े होते जाते हैं, और चिड़चिड़ेपन का कारण है कि जब कभी भी उनको मौका मिलता है तो अपना वो पूरा गुस्सा, अपनी वो पूरी भड़ास ऐसे लोगों पर निकाल देते हैं और ऐसे कृत्य कर बैठते हैं जिससे कि उनकी बदनामी होती है। लेकिन ये प्रयास बहुत जरूरी है, प्रयास करना होगा। अच्छे प्रयास किए गए थे पुलिस में और अभी भी किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को थोड़ा और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इनकी मानसिक संतुष्टि के लिए, इनकी अच्छाई के लिए भी काम करना पड़ेगा, जिससे कि वो देश और समाज का अच्छा काम कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप विश्वकर्मा जी। आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही, पुलिस सुधार को लेकर भी आपने बातें कही, और दरअसल प्रॉब्लम कहां पर है इसके बारे में भी आपने चर्चा की, जिक्र किया। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल उन तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद रहे और जो हमारे कार्यक्रम में भी अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहे और जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। उम्मीद का दामन हम इसलिए थामते हैं और अच्छाई की बात इसलिए करते हैं कि अच्छाई से अच्छाई बढ़ती है। हाँ, जो बुराइयां हैं उनके ऊपर अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो तो बेहतर है, क्योंकि उससे दमन होता है कहीं ना कहीं, और अच्छाइयों को साथ में लेकर चले, ताकि अच्छाइयां अगर पुष्पित पल्लवित होंगी तो बुराइयों का नामो निशान नहीं रहेगा। और यही उम्मीद हमारी हमेशा रहती है कि चीजें बेहतर हो, शासन सत्ता अपनी जिम्मेदारी संभाले। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।